जय भीम। जय भीम। तो आज के जो महेश साहब हमारे कार्यक्रम के मुख्य नायक हैं, माल साहब और अमेरिका से चल कर के हरदेव साहा जी यहाँ पर पहुँचे हैं और सांपला साहब जर्मनी से यहाँ पर आए हैं और हमारे पूर्व IAS उन्होंने भी अपना पूरा जीवन दिन रात जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है मैं भी देखता हूँ। चंद्रपाल साहब को वो भी हर जगह मौजूद रहते हैं। प्रोफेसर पासवान जी भी, उनका भी बड़ा, परवीन धारिया जी भी बहुत ही हमारे बहुत पुराने, हम लोग साथ साथ जो आंदोलन था 97, 98, 99 का, उसमें साथ काम किया। डॉक्टर सिंह, KP मौर्य जी, बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, सभी आदरणीय बंधु। BD सुजात जी हाथ उठा रहे हैं, वो भी समता सेन दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो सब्जेक्ट है दशा और दिशा। तो मुझे जो काम मिला हुआ है, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बीच में काम करने का मौका मिलता है। 40 लाख लोग थे सरकार की नौकरी में जिस दिन पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू हुआ था 2 जुलाई 1997 को। घटकर संख्या 14 लाख पर आ गई है। 10 साल में करीब 4 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। एक दौर था देश में जब राष्ट्रीयकरण आया था, निशलाइजेशन हुआ था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। शायद उस समय के शासकों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि इस राष्ट्रीयकरण से SC ST के लोगों के घर में रोशनी आएगी और वो रोशनी काफ़ी घरों में पहुंची। एक 2 आदमी घरों में नौकरी पाने में कामयाब हुए। लेकिन जब लोगों को समझ में आया कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने इसका इलाज शुरू किया। इलाज क्या किया कि देश में प्राइवेटाइजेशन का दौर आया, उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव माना गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर था, राष्ट्रीयकरण का उल्टा हुआ, नेशनलाइजेशन खत्म और प्राइवेटाइजेशन शुरू। नतीजा ये हुआ कि सरकार की नौकरी में जो लोग आए थे उनको VRS दिया गया। VRS का मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट, और जिसने नहीं लिया उसे CRS दे दिया गया, कंपल्सरी रिटायरमेंट। चलो भाई जाओ, नहीं तो चार्जशीट मिल जाएगी। आज ये स्थिति है कि 14 लाख के आसपास सरकारी क्षेत्र की संख्या सिमट करके रह गई है SC ST समाज की, और सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं है और ये क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। और जब हम पान भंडार खोलते हैं तो एक, अगर हम किसी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर 2 पान भंडार खोल दें, एक शर्मा पान भंडार और एक चमार पान भंडार, तो उसका पान बिकता ही नहीं है और उसके वहां पर भीड़ इतनी रहती है कि उसको होश नहीं आता है। बिजनेस में हम लोग, हमने बहुत सारे साथियों को देखा, 50 लाख की गाड़ी में चलते थे, मेडिसिन की फैक्ट्रियां थी कई, चड्ढा चौपड़ा आए, उसमें मैनेजर बने, फैक्ट्रियां बर्बाद हो गई, गाड़ियां बिक गई, घर बिक गए, और आज की डेट में वो पैदल दिल्ली की सड़कों पे हम उन्हें घूमते हुए देखते तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि उद्योग धंधों में भी हमारे लोगों को कोई विशेष कामयाबी नहीं मिल पाई। तीसरा है देश में एग्रीकल्चर लैंड। उस लैंड में भी हमारा कोई हिस्सा नहीं है। अगर भारत की हम बात करें कि भाई कृषि क्षेत्र में गेहूं पैदा हम कर रहे हैं, धान पैदा हम कर रहे हैं, हम लोग कपास पैदा कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जब डिक्लेयर करते हैं 6,000 रुपया किसान को दे रहे हैं, तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी। मैंने कहा अगर 3,000 रुपया उस खेत में काम करने वाले मजदूर के लिए भी आप देते तो मुझे लगता है कि आप वाकई एक समाजवाद की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकारें जो भी आ रही हैं, जो भी जा रही हैं, अभी 19 में लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, समाज के सामने एक चुनौती भी है। बहुत सारे लोग, हम लोग भी कोशिश करते हैं देश के कोने कोने में जाकर के, जैसे बताया गया कि अभी कनाडा में भी गए थे तो वहाँ की पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला, वहाँ भी प्रस्ताव पास कराए, वैंकूवर में प्रस्ताव पास कराए, जहाँ भी जाने का मौका मिल रहा है हम कहते हैं यार सब लोग इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे होने में ही सभी की सदगति है। तो हम लोगों को जो व्यवस्था है कितने हिस्सों में तोड़ रखा है, सब कास्ट के आधार पर इतना बंटवारा है कि हम लोग आपस में भी एक दूसरे के साथ दिल से नहीं। 2 आदमियों की जब हम समीक्षा करते हैं तो देखते हैं कि 2 आदमी जो साथ साथ बैठे हुए चाय पी रहे हैं और दोनों दोस्त हैं, तो वो भी दोनों कहीं ना कहीं उनके मन में भी किसी न किसी बिंदु पर फर्क नजर आता है। अब हमारी सदगति का कारण, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने एक मीटिंग की, बहुत बड़ा रैली किया, 31 जनवरी को लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर थे, मैं भी उसमें था। अब उसमें दूसरा जब हमारा आंदोलन हुआ तो उसमें संख्या घट करके वो 500 पे आ गई। जो लाख लोग थे उस 500 पे आ गए। पासवान साहब ये सही है जो आंकड़े में दे रहा हूं। और उसके बाद में फिर एक और मीटिंग हुआ तो उसमें संख्या घट करके वो और भी नीचे आ गई। आज जयपुर में एक कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित थे, 3 दिन का एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हम लोगों को बुलाया गया था।
वहां की जो रिपोर्ट आई, कार्यक्रम 3 दिन का, वहां भी 20-25 आदमी कार्यक्रम में थे, हॉल वहां भी 1000 लोगों का था। और कल भी एक हम चमार महासंघ के कार्यक्रम में थे मावलंद ऑडिटोरियम में, वहां भी हॉल 1800 कैपेसिटी का, वहां भी आदमी 50-100 ही थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी संख्या दिन पे दिन गिरती जा रही है। संगठन, हमारे संगठनों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन संगठनात्मक शक्ति कहीं ना कहीं हमारी कमजोर होती जा रही है। अब गुजरों ने ट्रैक पर बैठ करके सरकार को दबा दिया। अभी हाल में 2-3-4 दिन की मेहनत पर उन्होंने अपने लिए जो प्राप्त करना था कर लिया। हम लोगों का 2 अप्रैल का आंदोलन अपने आप में, क्योंकि वो गैर राजनीतिक था, किसी नेता के बिना था, इसलिए वो सफल भी रहा और उससे सरकार डरी भी। तो जब 9 तारीख का बंद किया गया तो भारत सरकार ने हम लोगों को बुलाया, सरकार की तरफ से बहुत सारे मिनिस्टर्स बैठाए गए, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल को बैठाया गया, हमारे महासंघ के करीब 100 राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बुलाया गया और अर्जुन मेघवाल जो मंत्री हैं महासंघ, उनके घर पर बैठक की गई। 4 घंटे बैठक हुई। तो मैं पासवान साहब को बता रहा था उस दिन जंतर मंतर पे भी, तो उन्होंने कहा कि यार तुम एक काम करो, हम तुम्हारा पदोन्नति में आरक्षण बहाल कर देते हैं। मैं चलिए धन्यवाद, हम आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो इशू चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपके अगेंस्ट आता है तो हम उसको अमेंडमेंट करके आपको यूजीसी में आपको रिजर्वेशन देंगे। बहुत अच्छी बात है। एट्रोसिटी एक्ट कल हम जो है राज्यसभा में पास कर देंगे। जो बच्चे आपके जेल में बंद हुए 2 अप्रैल के, उनको हम रिहा करने के लिए हमने राज्य सरकारों को बोल दिया, चीफ मिनिस्टर्स को, और जो इंडिविजुअल पार्टियों ने केस किए हैं उनमें हमने एमपीज को कहा है कि आप लोग आपस में उस दोनों पक्षों को समझा के उनका कंप्रोमाइज करा करके और थाने में जमा करा दीजिएगा। तो हमने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो उन्होंने कहा कि 9 अगस्त का जो आंदोलन है उसको आप वापस कराएं। तो हमने कहा 9 अगस्त का आंदोलन हम वापस क्यों कराएं? अगर समाज को आवश्यक लगता है तो आंदोलन होगा, लेकिन इत्तेफाक है कि जो आंदोलन नेता उसमें घुसे हुए थे तो वो आंदोलन 9 अगस्त का नहीं हो पाया। कल की चर्चा में बता रहा हूं आपको, कल पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन किरीट भाई सोलंकी और जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके बीच में आपस में बातचीत हुई है और उन्होंने हमको भी कम्युनिकेट किया है कि सरकार ऑर्डिनेंस ला करके और इसका जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रिजर्वेशन जो है वो देने के लिए उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं और हम रिजर्वेशन देने के लिए बाध्य हैं। तो हमने कहा अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा अगर हो तो समाज के लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि समाज तो वैसे ही दिन पे दिन कमजोर स्थिति में आता जा रहा है। तो अब दशा और दिशा पे मैंने जैसा सब्जेक्ट भी है और मुझे कहा गया भी है कि एजुकेशन एकमात्र एक ऐसा साधन हम लोगों के लिए था, शिक्षा ऐसा था। अभी जब बजट भारत का पेश हुआ तो उसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपया हमको मिलना चाहिए था, उसमें करीब जो मेरा 76,000 करोड़ के आसपास का आवंटन किया गया है SC/ST के लिए। पिछले साल से देखते हैं तो 35% 36% ज्यादा है, लेकिन ये पिछले साल का भी 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। तो ये जो 76,000 करोड़ का आवंटन हुआ है इसका भी 1 पैसा खर्च नहीं होगा। अब खर्च नहीं होगा तो कहावत यह है कि जब बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती, सोचती है सब ठीक चल रहा है। तो जरूरत इस बात की है, समाज की दिशा देने की जो आवश्यकता वो ये है कि देखिए सबको इकट्ठा तो होना पड़ेगा, एकजुट तो आना पड़ेगा। 2 अप्रैल की एकजुटता अगर सरकार को हिला कर रख सकती है तो आने वाले समय में आपको एक बार पुनः सबको एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा, एक साथ बैठना पड़ेगा। छतरी कोई भी हो, छतरी की परवाह मत करो। देखिए मैं आपको बताऊं, महेंद्र सिंह टिकैत एक जाट नेता था और जब वो आदमी के पीछे जाट लगे तो उसका हुक्का पीते हुए फोटो फोर्ब्स मैगजीन, जो वर्ल्ड की दुनिया की सबसे नंबर 1 मैगजीन मानी जाती है, उसके फ्रंट पेज पर उसका फोटो छपा। और आज जब जाट बिखर गए तो भारत की राजनीति में जाटों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज उनकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक खत्म हो गई। हमारे बीच में भी दुर्भाग्य है कि नेताओं की लाइन बहुत लंबी है। जरूरत तो काशीराम की थी, जरूरत तो बाबा साहब अम्बेडकर की थी, पैदा दूसरे लोग हो गए हैं। अब अभी मैं बोल रहा था कि भाई 25% के आरक्षण से तुम लोग लोकसभा में जब चुनकर जाते हो, राजनीतिक पार्टी तुम्हें MP नहीं बनाती, तुमको बाबा साहब का दिया हुआ 25% का रिजर्वेशन MP बनाता है। इस बात को कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझने को तैयार ही नहीं है। भाई हम ये कहें एक भी MP क्या 25% के आरक्षण से फालतू बन रहा है? जवाब नहीं। और नहीं तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर राज्यसभा में अगर रिजर्वेशन कर जाते तो 250 के हाउस में वहां पर भी एक अच्छी खासी संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन वहां आदमी आता ही नहीं। आपका क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां रिजर्वेशन नहीं है। वहां तो रहमो करम पे 10-5 आदमी हर साल रहते हैं, यहां तो 25% बिल्कुल तोल करके आपको मिलता है। लेकिन फिर भी वो बात करता है अपनी पार्टी की। ये भी समाज के सामने एक सवाल है कि ऐसे लोगों को खोजो जो लोग आपकी बात करते हो, आपके बीच में रहते हो,
कई बार सवाल आता है कि लोग आईएएस रहते हैं समाज की बात नहीं करते, प्रिंसिपल रहते समाज की बात नहीं करते, लेकिन आईएएस से रिटायर होने के बाद, प्रिंसिपल रिटायर होने के बाद, कहीं और से रिटायर होने के बाद फिर समाज के बीच में आते हैं समाज का काम करने के लिए। ऐसी समस्याएं अक्सर जो है आपके बीच में ऐसे भी लोग होंगे जो सरकार की नौकरी में रहते हुए जेल भी गए होंगे आंदोलन के लिए, उन्होंने लाखों लोगों के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठी की होगी, उन पर मुकदमे भी चले होंगे। अगर सरकार की नौकरी में रह करके भी ऐसे लोग आपके बीच में अगर हैं कि जो आपके साथ मिलकर के आपके आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि कुछ लोगों को छांटो, 10-5 लोग अगर संभव हो तो इस बार की लोकसभा में बाबा साहब अंबेडकर और माननीय काशीराम के सच्चे अनुयायियों को भेजने की कोशिश करो। कई बार लोग कहते हैं चौधरी साहब अपनी इस तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरा इशारा यह है कि मैं तो अभी सरकार की नौकरी में, मेरे पास नौकरी बड़ी अच्छी खासी बची हुई है, मुझे 1-1.25 लाख रुपए सरकार तनख्वाह देती है, बाबा साहब का पूरा आशीर्वाद है, करौट प्लेस में रहता हूं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, तो मैं उस लाइन में नहीं हूं। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि अगर हो सके तो 2019 में समाज के कुछ ऐसे लोग अगर लोकसभा में पहुंच जाएं जो समाज का सही मायनों में कर्ज उतार सकें, इसके लिए भी हम सब लोगों को मिल करके प्रयास करना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में क्योंकि समय की सीमा है और मुझे भी और 1-2 जगह जैसा बताया जा रहा है कि मुझे भी असाइनमेंट मेरी भी एक के साथ एक जुड़ा रहता है। कभी पिछले दिनों प्रोफेसर साहब ने मीटिंग की थी, पासवान साहब ने, उस दिन भी 10 मिनट ही आपके बीच में रह पाया था। तो मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ। देखो, उपजातिवाद की बात करोगे तो भाई कुछ हाथ पल्ले लगेगा नहीं। उपजातिवाद तो दिया हुआ है, उन्हीं लोगों का दिया हुआ है, तू कौन है, तू तेली है, तू कौन है, तू ये है, तू कौन है, तू ये है, तू जाटव है, तू चमार है, वाल्मीकि है। अरे यार, सबके साथ जब जातिवाद आता है, जब हमारे साथ अन्याय होता है तो वहां किसी ऐसा नहीं लगता वाल्मीकि के साथ कम होता है या चमार के साथ ज्यादा हो, ऐसा नहीं, सबके साथ एक जैसा अन्याय। मेरी बात से सहमत है आप लोग? शेड्यूल्ड कास्ट के साथ अन्याय होता है, ऐसा नहीं कि वाल्मीकि के साथ हो रहा हो या चमार के साथ हो रहा हो। और अगर अन्याय करने वाला आदमी हम सबके साथ एक जैसा अन्याय कर रहा है तो हम लोग आपस में ये जो बिखराव हमारा है, मुझे लगता है कि इस पे हम। और एक चीज और, अब एक बात आ रही थी, गर्व से कहो कि मैं शेड्यूल कास्ट हूं, गर्व से कहो मैं शेड्यूल ट्राइब हूं, गर्व से कहो मैं आदिवासी हूं, गर्व से कहो मैं मूल निवासी हूं। हमारी इसी कमजोरी ने हमारा सबसे बड़ा सत्यानाश कर रखा है कि हम बोलते ही नहीं। हवाई जहाज में जा रहे हैं, बराबर में आदमी बैठा बात कर रहा है कि साहब आपका शुभ नाम जी, केपी चौधरी, कहाँ के रहने वाले, यूपी के, तो आप तो जाट हो गए। तो वो करता है हाँ करता ना करता, मतलब वो समझ में नहीं आता क्या कर रहा है, समझे नहीं बात। अगर उस समय वो ये बोल दे कि मैं शेड्यूल्ड कास्ट हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं जाटव हूं, मैं चमार हूं, व्हाटएवर जो भी है, और इतना ही बोल देगा मैं शेड्यूल्ड कास्ट हूं, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक अपना काम बन जाएगा कि मैं एससी हूं भाई साहब, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। और हर आदमी जिस दिन ये कहना शुरू कर देगा, मुझे लगता है कि जो हमारे साथ दिक्कत पैदा की गई है, हमारी कमजोरियों का उन्होंने अध्ययन कर रखा है, हमारे कमजोरियों को आधार बना के हमारे साथ अन्याय होता है, और इस अन्याय के लिए हमको गर्व से कहना पड़ेगा कि मैं एससी हूं, मैं एसटी हूं, मैं आदिवासी हूं, मूल निवासी, इस देश, ये देश मेरा है भाई साहब। डीएनए टेस्ट बताता है कि आप तो बाहर से आए हैं, फिर भी हम आपका स्वागत करते हैं। धन जो जमीन है उसमें हिस्सा हमें मांगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और अगर शासक ही अपना बैठ जाए जाकर के, देखिए यूपी में भी 4 बार अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो कम से कम कुछ लोगों को डायरेक्ट लाभ हुआ और कुछ लोगों को इनडायरेक्ट लाभ हुआ। इनडायरेक्ट का मतलब है सम्मान से जीने का अवसर तो सबको मिला, किसी को पेट्रोल पंप मिला नहीं मिला, किसी को मिनिस्टरशिप मिली नहीं मिली, एमएलएशिप मिली नहीं मिली, लेकिन हर आदमी को सम्मान से जीने का अवसर वहां पर जरूर मिला। अगर आपका आदमी, सारे लोग प्रधानमंत्री बन रहे, गुजराल साहब भी बन रहे, देवगौड़ा साहब भी बन रहे, वीपी सिंह साहब भी बन रहे, चौधरी चरण सिंह भी बन रहे और सरदार मनमोहन सिंह भी बन रहे, हर कौम का आदमी प्रधानमंत्री बन गया सिवाय हमारी कौम की। तो क्या इस बार ये संकल्प अगर हो जाए और हम सब लोग मिलकर के सोचे कि हमारा भी आदमी को प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठना है, और जब हमारा आदमी बैठेगा तो निश्चित रूप से यार कुछ ना कुछ तो समाज के लिए वो सोचेगा। तो मेरा इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको यही निवेदन रहेगा कि सब लोग इकट्ठे रहो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की मदद करो, जहां जहां जिस पोजीशन में जहां बैठा हुआ है अपनी पोजीशन का लाभ दूसरे लोगों को दो।